आज हम समझेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज के कॉन्सेप्ट को। बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये जो है ये एक ट्रेड बिल माना जाता है, ये एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। इस बिल ऑफ एक्सचेंज के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले ये हम देखते हैं कि जो नॉर्मली बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स होते हैं, यानी बिजनेस में कुछ खरीदना बेचना, ये दो प्रकार से होता है, कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन। कैश ट्रांजेक्शन यानी अगर हमने कहीं से गुड्स खरीदे उधर ही पेमेंट कर दिया, हमने कहीं पे कुछ गुड्स बेचे तो उधर ही पेमेंट ले लिया, वहाँ पे ही कहानी खलास। कैश ट्रांजेक्शन अगर वो कंप्लीट कैश ट्रांजेक्शन है तो हमको बिल ऑफ एक्सचेंज का कोई काम यहाँ पर आता नहीं है। अगर ट्रांजेक्शन आधा कैश है आधा उधारी है या तो कंप्लीटली उधारी है तो वहाँ पर हम लोगों को बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट बहुत काम में आता है। जब भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा तो वहाँ सबसे पहले एक भरोसे का बात आता है। एक सिंपल वर्ड्स में अगर कहे कि मैं अगर आपसे कोई सामान खरीदूँ, मैं आपसे कोई गुड्स खरीदूँ, तो उस वक्त अगर मैं कोई टाइम पीरियड डिमांड करूँ कि मुझे अभी आप गुड्स दे दो और मैं आपको 2 महीने बाद पेमेंट करूँगा, सबसे पहले यहाँ पर इस क्रेडिट वर्दीनेस के ऊपर क्वेश्चन उठेगा। आपके माइंड में आएगा कि 2 महीने बाद मैं पेमेंट करूँगा, उसकी गारंटी क्या। अगर हमारा बिजनेस डील अच्छा है, बिजनेस रिलेशनशिप अच्छा है, हो सकता है आप कोई क्रेडिट पीरियड अलाउड करो, लेकिन नॉर्मली है ये जो ट्रांजेक्शन है ये नॉर्मली फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन ट्रांजेक्शन्स में होने वाला ये बात है। अच्छा, जब मैं आपसे कोई गुड्स खरीद रहा हूँ 2 महीने का बात पे कि 2 महीने बाद पेमेंट करूँगा, तो वहाँ पर कुछ लीगलिटी होनी चाहिए। इन केस आपने मुझे गुड्स दे दिया, 2 महीने तक मैंने गुड्स को अपने पास रखा, मैंने उसे यूज़ किया, 2 महीने बाद मेरा अभी टर्न आता है पेमेंट करने का। अगर उस वक्त मैं पेमेंट ना करूँ तो आपके हाथ में लीगल एक्शन लेने के लिए कोई प्रूफ होना चाहिए। बस, तो यही लीगल एक्शन लेने के लिए जो प्रूफ का काम करता है ये है हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज में अगर देखें तो 3 पार्टीज होती है। जैसे हमने यहाँ डिस्कस किया, लगता है कि हम 2 पार्टी है पर नॉर्मल यहाँ पर 3 पार्टीज है। आपने मुझे गुड्स बेचा, सपोज करो 10,000 रुपीज़ का, मैंने वो गुड्स अपने पास रखा, 2 महीने बाद मैं आपको पेमेंट करने वाला हूँ। जिस दिन आपने गुड्स बेचा उसी दिन आप मेरे पास से एक बिल साइन करा के ले लोगे। बिल बनाओगे आप और उसे मुझे प्रेजेंट करके मेरे सामने रख के मैं उसके ऊपर एक्सेप्ट करूंगा कि इट्स ओके। उसमें लिखा क्या होगा, उसमें सिर्फ यही ट्रांजेक्शन लिखा होगा कि मैंने आपसे 10,000 रुपीज़ का कुछ वैल्यू रिसीव किया है और मैंने आपको वो 10,000 रुपीज़ देना बनता है। कब देना बनता है? 2 महीने के बाद, क्योंकि मैंने 2 महीना मांगा है तो आप उसमें 2 महीना एग्री हो गए अगर आप, तो आप 2 महीने का टाइम मुझे दोगे, लेकिन वो उसमें बिल में लिखा जाएगा। आपने जो एक नोट बनाया जिसके ऊपर लिखा कि 2 महीने बाद मैं आपको 10,000 दूंगा और उसका जो कुछ वैल्यू मैं ऑलरेडी रिसीव कर चुका हूँ, इसलिए मैं 10,000 देने के लिए लायबल हूँ। तो ये जो 10,000 रुपीज़ मैं आपको दूंगा, ये जो आपने नोट बनाई, इसे सिर्फ ड्राफ्ट कहा जाता है। ये एक ड्राफ्ट है, आपने ड्रॉ किया, मुझको दिया, मैं अगर उस कंडीशन को एक्सेप्ट कर लूँ कि मैंने, यानी मैं अपनी कोई एक्स्ट्रा कंडीशन नहीं रख रहा हूँ, बस मैं उसे एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैं अपनी साइन कर रहा हूँ। साइन करते वक्त मुझे वो वर्ड वहाँ पर लिखना जरूरी है, एक्सेप्टेड। मुझे एक्सेप्ट है आपने जो कहा हो और मैं अपनी साइन कर दूंगा। जैसे ही मैं उस ड्राफ्ट पे साइन करूंगा, वो जो ड्राफ्ट है ये हो जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज और मेरे ऊपर आपने बिल बनाया। यहाँ पर आपने बिल बनाया तो आप हो गए ड्रॉवर, मेरे ऊपर बिल बना तो मैं हो गया ड्रॉवी। अब ये बिल मैंने जो साइन करके दिया, जो ड्राफ्ट था वो बन गया बिल, और जैसे ही ये ड्रॉवी, मैं ड्रॉवी हूँ इस केस में, मैं जैसे ही उसके ऊपर अपना एक्सेप्टेंस रखूंगा और उसे साइन करूंगा तो ये ड्रॉवी बिकम्स एन एक्सेप्टर। मैंने एक्सेप्ट कर दिया और ये बिल जो आपने बनाया है ये मेरा एक्सेप्टेंस गिना जाता है। मैं ये बिल साइन करके आपको दे दूंगा, आप 2 महीने तक उस बिल को आपके पास रखोगे, उसके ऊपर स्टैम्प किया जाता है और ये बिल एक लीगल एविडेंस के तौर पे काम में आ सकता है।
कोर्ट में अगर आप इस बिल को प्रेजेंट करते हो तो कोर्ट इस बिल को देखकर एक्शन ले सकती है अगर मैं पेमेंट देने से मना करूं 2 महीने बाद। सो मैं इस बात से तो हमेशा डरा हुआ रहूंगा कि मुझे तो आपको पेमेंट करना है, क्योंकि मेरा एक्सेप्टेंस आपके पास है, मैंने उस बात को एक्सेप्ट किया हुआ है, वो लीगल प्रूफ आपके पास है, आप कोर्ट में एक्शन ले सकते हो। सो बिल ऑफ एक्सचेंज इज ए निगोशिएबल का मतलब हम आगे देखेंगे, बट बिल ऑफ एक्सचेंज इज लीगल एविडेंस। ये कोर्ट ऑफ लॉ में सबूत का काम कर सकता है। अब 2 महीने बाद क्या होगा? 2 महीने बाद आप जब मेरे पास आओगे तब आप मेरे पास से पैसे मांगोगे। मैं कहूँगा इट्स ओके, मैं 10,000 देने को तैयार हूँ, लेकिन उस वक्त मैं कहूँगा कि मैंने जो आपको एक्सेप्टेंस दिया था वो मुझे वापस दे दो मेरा एक्सेप्टेंस, और मैं आपको 10,000 उसके बदले दे देता हूँ। यहाँ पर आप मुझे वो बिल मुझे दे दोगे जो मेरा एक्सेप्टेंस है, और मैं आपको वो 10,000 दे दूंगा। इतना सिंपल सा ये ट्रांजेक्शन है। इस ट्रांजेक्शन को बिल ऑफ एक्सचेंज का ट्रांजेक्शन कहते हैं। इस केस में बिल बनाया आपने, एक्सेप्ट किया मैंने, फिर एक्सेप्ट करके मैंने बिल आपको दे दिया। 2 महीने तक बिल आपके पास रहा, बिल आपके पास रहा, और 2 महीने बाद जब आप आए तो मैंने वो पैसा आपको दे दिया, और वो जो बिल मैंने एक्सेप्ट किया था वो मैंने वापस ले लिया। अब इस बिल के ऊपर पेमेंट आपने रिसीव किया, इसलिए आपको पेई कहा जाएगा। तो यहाँ पर ड्रॉवर ने बिल ड्रॉ किया और उसी ने अमाउंट रिसीव किया, सो ड्रॉवर बिकम्स पेई। ड्रॉवर को ही पेई कहा गया क्योंकि पैसा भी उसे मिला। सो बिल जो ड्रॉ करता है, बिल बनाता है, वो ड्रॉवर, जिसके नाम पे बिल बनता है वो ड्रॉवी, और उस बिल के ऊपर जो पेमेंट रिसीव करता है वो होता है पेई। इस प्रकार 3 पार्टी होती है, ड्रॉवर, ड्रॉवी एंड पेई। अब इसी को, यही एग्जाम्पल जो हमने देखा हमारे और आपके बीच में, यही एग्जाम्पल को अगर हम इस प्रकार देखें तो यहाँ पर मिस्टर ए है जिन्होंने गुड्स सेल किया। मिस्टर ए सोल्ड गुड्स टू मिस्टर बी। अब मिस्टर ए ने सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मिस्टर बी। बी ने कहा मैं 2 महीने बाद पैसा दूंगा। ए ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं बिल बना के दे रहा हूँ, तू उसे एक्सेप्ट करके तू 2 महीने बाद पैसा देगा, ये मैं ड्राफ्ट बना के दे रहा हूँ। तो ये सिर्फ एक ड्राफ्ट होता है जब तक कि ये उसको एक्सेप्ट ना करे। बी ने कहा इट्स ओके, मैं एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ। सो जैसे ही बी यहाँ पर उसे एक्सेप्ट करता है, ये जो ड्राफ्ट होता है ये हो जाता है बिल, और ये एक्सेप्ट करके उसे वापस दे देता है। 2 महीने तक ए वो बिल अपने पास रखे। 2 महीने बाद अगर वो उस बिल को प्रेजेंट करे और कहे भाई मेरा पैसा ला, तो फिर ये क्या करेगा, ए उसको बिल दे देगा, बोलेगा पैसा ला, और पैसा ले लेगा। बी वो एक्सेप्टेंस जो बी ने ये एक्सेप्टेंस जो ए को दिया है, बी इस एक्सेप्टेंस को वापस मांग लेगा उसके पास से और उसको कैश दे देगा। ये ट्रांजेक्शन था। अभी ए ने बिल ड्रॉ किया, ए हो गया ड्रॉवर, बी के नाम पे ड्रॉ किया, इसके लिए बी हो गया ड्रॉवी। जैसे ही बिल को एक्सेप्ट किया गया तो वो ड्रॉवी बिकम्स एक्सेप्टर, यानी कि बी जब इसे एक्सेप्ट करता है तो वो एक्सेप्टर बन जाता है और ड्राफ्ट बन जाता है बिल। अच्छा, 2 महीने बाद बी ए को पैसा दे देगा, दैट्स वाई ड्रॉवर बिकम्स पे। अब बात यह आती है कि ये जो बिल ए के पास आया है, बी ने जो बिल साइन करके उसे दिया, हो सकता है ड्रॉवर इस बिल ऑफ एक्सचेंज को 4 प्रकार से ट्रीट करे। पहली बात, ये जो बिल आया ए के पास, ए 2 महीने तक अपने पास रख रहा है क्योंकि ए को पता है कि इसके ऊपर 10,000 मिलने वाले हैं। ए को ये बिल का पैसा रिसीवेबल है, इसके लिए ए इसको नाम देता है बिल रिसीवेबल, और बी ने इसके ऊपर पैसा पे करना है 2 महीने बाद, इसके लिए बी इसको नाम देता है बिल्स पेएबल। सो बिल्स पेएबल बी की लायबिलिटी हो गई, और ए के लिए मिलने वाला है पैसा, इसलिए ए के लिए वो हो गया असेट। अब ए इस बिल को ये 4 प्रकार से ट्रीट कर सकता है।
ए को पता है 2 महीने बाद पैसा मिलने वाला है, इसके लिए ए ने अगर ये बिल अपने ही पास रखा फॉर 2 मंथ्स पीरियड, इट विल बी कॉल्ड एज रिटेन्ड बिल। रिटेन्ड का मतलब होता है अपने पास पड़े रहना। बिल ए के पास ही पड़ा रहा 2 महीने तक, पर 2 महीने तक ए को राह देखनी पड़ी, उसके बाद उसको वो पैसा मिला। सेकेंड ट्रीटमेंट डिस्काउंटेड बिल, इसका मतलब बी ए को पता है 2 महीने बाद पैसा मिलेगा, बट वो वेट नहीं कर सकता, उसको अभी के अभी पैसा चाहिए। तो वो क्या कर सकता है, इस बिल को वो बेच देगा अपनी बैंक में जाके बैंक को, और बैंक को कहेगा कि आज के आज मुझे पैसा दे दो, ये बिल आप रखो और आप 2 महीने बाद बी के पास से पैसा ले लेना। बैंक वो बिल खरीद लेती है और ए को इन एडवांस पैसा दे देती है, लेकिन बैंक वो 2 महीने का एक इंटरेस्ट कट करती है, वो इंटरेस्ट को डिस्काउंट कहा जाता है। सो इट इज कॉल्ड एज, जैसे कि ए को 10,000 2 महीने बाद मिलना है, ए ने बैंक को जाके कहा ये 10,000 का बिल लो, मुझे पैसा दे दो। बैंक ने ए को 9,500 दिया, 9,500, 500 रुपया, 500 रुपीज बैंक ने कट कर दिया इंटरेस्ट का, जिसे डिस्काउंट का नाम दिया गया। सो ये होता है डिस्काउंटेड बिल। इसमें ए को फायदा ये है कि 2 महीने बाद जो 10,000 मिलने वाले थे वो अभी के अभी आज के आज मिल गए, और बिल चला गया बैंक में। अब बैंक 2 महीने तक राह देखेगा, बैंक वो बिल लेके जाएगा बी के पास 2 महीने बाद और बी से पैसा ले लेगा। यह था डिस्काउंटेड बिल। नंबर 3, एंडोर्स बिल। एंडोर्स बहुत सिंपल, एकदम सिंपल। ए ने बी से लेना है 10,000, और सपोज करो ए ने मिस्टर जेड को, मिस्टर जी को देना है 10,000। सो ए क्या करेंगे, ए कहेंगे भाई मैं बी से लूँ और फिर मैं तुझे दूँ, उससे अच्छा एक काम कर, बी मेरे को 2 महीने बाद देने वाला है, ऐसा बिल मेरे पास पड़ा हुआ है, ये बिल तू आज ही ले ले, तेरे पास रख, 2 महीने बाद ये बिल उसको जाके दिखाना, तुझको तेरा 10,000 मिल जाएगा। मिस्टर जी उसके लिए तैयार हो गया। मिस्टर जी ने कहा कि ठीक है, वो जो 10,000 का बिल है वो मुझे दे दे, मैं अपने पास रखता हूँ, 2 महीने बाद मैं जाऊंगा बी के पास और मैं 10,000 ले लूंगा। ए ने ये बिल उसे ट्रांसफर कर दिया। दिस ट्रांसफर ऑफ बिल इज कॉल्ड एज एंडोर्समेंट ऑफ बिल, और इस एंडोर्समेंट में ये जी हो गया एंडोर्सी और ये ए हो गया एंडोर्सर। ए ने जो बिल ट्रांसफर किया इसे एंडोर्स्ड बिल कहा जाता है। केस 4, बैंक फॉर कलेक्शन। बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। सपोज करो ए है मुंबई में और हमारा बी है गोवा में। अब ए मुंबई से गोवा वो बिल प्रेजेंट करने और वहां से 10,000 लेने नहीं जा सकता इन केस, तो ए अपने बैंक को ऑर्डर करेगा कि ये लो बिल, यहाँ से गोवा जाओ, गोवा से वो बिल का कलेक्शन करो और वो अमाउंट मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करो। ये जो बैंक है वो बैंक का ये सेकेंडरी फंक्शन है, बैंक ऐसे काम करती है लेकिन उसका कुछ चार्जेस देती है। सो ए मुंबई में अपनी बैंक में जाएगा, उस बिल को प्रेजेंट करेगा, अपने बैंक को ऑर्डर करेगा, इसको स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन भी कह सकते हैं कि इस बिल का अमाउंट मिस्टर बी जो गोवा में है, ड्रॉवी है, उसके पास से लेकर आओ। सो बैंक यहाँ से वो बिल का कलेक्शन करवाएगी ड्रॉवी के पास से, गोवा से, और बैंक को जो पैसा मिलेगा बैंक ए के अकाउंट में वो जमा कर देगी। हाँ, लेकिन कुछ चार्जेस कट करके, जैसे 10,000 का बिल है तो 10,000 पूरा उसके अकाउंट में ना डालते हुए सपोज करो 9,900 यानी 100 रुपीज चार्जेस का कट कर दिया। इस प्रकार से इसे कहते हैं ट्रीटमेंट ऑफ बिल। सो हमको एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, तो हम लोगों को ये सारी डिटेलिंग दी हुई रहेगी। क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि एक पार्टी ने दूसरे पार्टी को गुड्स उधारी पे बेचा, फिर उस पार्टी ने बिल ड्रॉ करके दिया, इस पार्टी ने उस बिल को एक्सेप्ट करके रिटर्न किया। जो बिल एक्सेप्ट करके रिटर्न हुआ उसका ये ड्रॉवर ने क्या किया, ये क्वेश्चन में लिखा होगा। या तो वो रिटर्न बिल होगा, या तो डिस्काउंटेड, या तो एंडोर्स्ड, या तो बैंक फॉर कलेक्शन। सो उस टाइम पर क्वेश्चन में ध्यान से हमको पढ़ना है कि बिल की कौन सी ट्रीटमेंट दी गई है और उस अनुसार हमको उसकी जर्नल एड्रेस करनी है।
जर्नल एंट्री हमारी सारी आएगी। यहाँ से गुड्स को हमने सेल किया, बिल एक्सेप्ट करके वापस आया, उसका एंट्री, और फिर इस बिल के साथ क्या ट्रीटमेंट की, वो ट्रीटमेंट की एंट्री। इतना ही नहीं, अभी तक हमने ये देखा कि ये जो मिस्टर बी है ये उसका पेमेंट कर देते हैं। अगर पेमेंट किया तो उसे हॉनर ऑफ द बिल कहते हैं, यानी बिल यहाँ पर हो गया हॉनर, यानी बिल का मान रखा। लेकिन क्वेश्चन में हमको एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा। क्वेश्चन में आएगा कि ये जो बिल 2 महीने के बाद बी ने एक्सेप्ट किया है कि वो पैसा देगी इस बिल पे, 2 महीने बाद जब उसके पास जाएंगे तो बी इस बिल का पेमेंट करने से मना कर देगा, या तो वो पार्ट पेमेंट करेगा। अगर वो पूरा बिल का पैसा नहीं देता, जैसे 10,000 के बिल में से वो सिर्फ 5,000 6,000 देता है, और बाकी का कहता है कि बाकी और मुझको एक्स्ट्रा टाइम दो, या तो नया बिल बनाओ, मैं नए बिल एक्सेप्ट करने को तैयार हूं, तो इस केस में ए इस बिल का रिन्यूअल का 4 स्टेप्स हमको फॉलो करना है। ए यहाँ पर उसके ऊपर एक्स्ट्रा इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, वो सब आगे की बात। बट ये जो बिल था, जो बी ने वादा किया था कि वो देगा, वो उसने अपना कमिटमेंट कंप्लीट नहीं किया, इसलिए ऐसे केस को कहते हैं डिसऑनर, यानी बिल को डिसऑनर हो जाएगा। ये बिल को डिसऑनर कर देंगे मिस्टर बी, यानी कि जो ड्रॉबी है वो। अब जब बिल डिसऑनर होगा तो आगे का क्या प्रोसीजर है वो हमको रिन्यूअल ऑफ बिल के माध्यम से पता चलता है। सो हमको क्वेश्चन इस प्रकार बनेगा कि किस प्रकार से ये ट्रांजेक्शन्स कैरी ऑन हुए, क्या यहाँ पर कौन सी ट्रीटमेंट है, ये ट्रीटमेंट के बाद में ड्यू डेट पे ड्रॉबी ने बिल को डिसऑनर किया, फिर इंटरेस्ट चार्ज हुआ, उसके ऊपर नया बिल बना, कोई पार्ट पेमेंट कर रहा है या पार्ट पेमेंट भी नहीं कर रहा। बी कह रहा है सीधा 10,000 में एक भी अभी नहीं दूंगा, मैं पूरा 10,000 बाद में दूंगा, ये भी हो सकता है। तो क्वेश्चन में हमको इनकी ये जो ट्रांजेक्शन है बस उसकी जर्नल एंट्रीज करनी है, और हमको कभी कभी क्वेश्चन में ये पार्टी का या तो ये पार्टी का लेजर अकाउंट बनाने के लिए आता है। क्वेश्चन पे अगर हम डिटेल में समझेंगे, ये कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, बस इसकी लेन देन कहाँ क्या हो रहा है वो पता चल जाए तो हम इसकी जर्नल एंट्री बहुत इजीली पास कर सकते हैं। ये चैप्टर का एक खूबी है कि ये क्वेश्चन समवॉट 8 to 10 मार्क्स के लिए कुछ आएगा, और ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हार्डली 15 से 20 मिनट्स लगती है, नॉट मोर देन दैट। एंट्री सिर्फ 7-8 एंट्री या तो मैक्सिमम 10 एंट्री कुछ होगी, सो वो 8-10 एंट्री का हमको सीधा 8 मार्क्स मिल जाता है। और लेजर अकाउंट भी बहुत छोटा होता है, बहुत ही कम एंट्रीज उसमें होती है, बहुत जल्दी हो जाए वैसा। बस इतना है कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये क्या है और किस प्रकार इसमें लेन देन हो रही है, बिल किसके पास है, बिल हॉनर हुआ डिसऑनर हुआ, और आगे के इंटरेस्ट के और अगर डिस्काउंट है तो उसका कैलकुलेशन। ये था हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज का बेसिक लेवल पे एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर। आगे के लेक्चर में हम देखेंगे आगे किस प्रकार थियरी जाती है, और उसके बाद उसकी जर्नल एंट्रीज हम सीखेंगे, और उसके बाद मार्च 2014 से मार्च 2020 तक के एग्ज़ाम में मुंबई बोर्ड में 12th के जो एग्ज़ाम हुए थे उसके ये सारे के सारे बिल्स ऑफ एक्सचेंज के क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे, और हर एक ईयर के लिए एक डिफरेंट वीडियो लेक्चर अपलोड होते रहेगा। आप इसे अटेंड करें और भरपूर मैक्सिमम लोगों तक इसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।